हाँ हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, कल अपने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, और आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड गैस स्टेट। और पंच नंबर केमिस्ट्री पंच अपना 9। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गैस विल ग्रेटली डेविएटेड फ्रॉम हेनरी लॉ इन वाटर। तो देखो बच्चों, हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस है प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड लिमिटेशन है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और थर्ड लिमिटेशन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन में देखो, जो लास्ट वाली लिमिटेशंस है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो इसके अंदर H2 गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। अगेन नाइट्रोजन गैस है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। थर्ड है मेथेन गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन जो CO2 गैस है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है, तो वी नो दैट CO2 गैस इज मोर डेविएटेड देन द अदर गैसेस। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। कौन सी गैस है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट की सबसे कम वैल्यू रखती है? तो देखो जो गैसें हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस की सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सोल्युबिलिटी किसकी फॉर्म में लेंगे अपन? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? P गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन फॉर्म ऑफ सोल्युबिलिटी। और KH यहाँ पे क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूं? P गैस अपॉन X गैस। और X गैस क्या है? सोल्युबिलिटी। तो देखो जिस गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी उस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा? सबसे कम होगा। और तो देखो किस गैस की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो देखो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? नॉन पोलर गैस है। और CO2 है वो गैस के इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगी? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगी। तो जो गैस है वाटर इसका इजीली रिएक्ट कर लेती है या उसके साथ आसानी से आयोनाइज हो जाती है, उन गैसों की सोल्युबिलिटी है वो बाकी गैसों की तुलना में सबसे ज्यादा होगी। तो CO2 गैस की सोल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा होगी जबकि बाकी गैसों की सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, 1 ml ऑफ NaCl। NaCl का मतलब यहां पे नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है? 1n दे रखी है, कॉमा 20 ml ऑफ N/2H2SO4 एंड 30 ml ऑफ N/3HNO3 आर मिक्स टुगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर, द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखो आप सबसे पहले क्या देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सभी के सभी क्या दे रखे हैं आपको? एसिड्स दे रखे हैं। और इन एसिडों को मिक्स करने के बाद में आप क्या करोगे? जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपको कितना बना दिया गया है? 1 लीटर बना दिया गया है। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आप कैसे निकालोगे? तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आप कैसे निकालोगे? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3।
क्योंकि ये सेम नेचर के लिए, इसलिए बीच में साइन क्या लिया आपने, प्लस का। अगर डिफरेंट नेचर के होते, एक एसिड होता दूसरा बेस होता, तो एक दूसरे को क्या करते, न्यूट्रलाइज करते, तो साइन बीच में क्या लेते अपन, माइनस। तो लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि सभी सेम नेचर के हैं, सभी के सभी एसिड है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, NR इक्वल टू N1 कितना है 1N, वॉल्यूम कितना है 5 ml, तो 1 × 5 प्लस दूसरा एसिड है H2SO4 जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है 1/2, वॉल्यूम कितना है 20, प्लस तीसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है 1/3 और वॉल्यूम कितना है 30, अपॉन टोटल वॉल्यूम देखो कितना बना दिया गया है, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बना दिया गया है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा 1000 ml। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट कर दो, 10, तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 1000, तो 25 का 1000 में कितने टाइम्स जाएगा 14 टाइम्स, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 1/40। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, for 0.1 amp solution the colligative property will follow the order। देखो 4 colligative property, पहली colligative property है relative lowering in vapor pressure, सेकंड colligative property है elevation in boiling point, थर्ड colligative property है depression in freezing point, और फोर्थ है osmotic pressure। तो जो भी colligative property है उन colligative property को आप, जो colligative property Cp है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगी, सभी कंसंट्रेशन के और वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई के। तो देखो इस क्वेश्चन में सभी की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको, सेम दे रखी है। ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, Na2SO4, Na3PO4, लेकिन आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन है नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट, एन है नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं अपन प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट का। तो पहले NaCl का निकालेंगे, तो NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू क्या हो गया 1 + n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, n है नंबर ऑफ आयंस, तो NaCl में 2 आयन होंगे Na+ और Cl-, तो 2 - का 1 इंटू अल्फा। देखो अल्फा क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं गिवन है, तो आप अल्फा 100% मान सकते हैं, और ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनके लिए अल्फा क्या होता है 100% होता है। तो अल्फा को आप 100% मान लो, तो 100/100, तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। यानी कि जो जितने नंबर ऑफ आयंस है वो इसका क्या हो जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4, तो इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू क्या होगा 1 + 3 - का 1 इंटू अल्फा 100%, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी होगी 3। थर्ड है सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, तो I इक्वल टू क्या हो गया 1 + n, n नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इसके अंदर, 3 सोडियम का n और 1 फॉस्फेट का n, तो Na3PO4 को आप आयनाइज करोगे तो 3Na + PO4 - का 3, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 3। तो ये तो आपको सबको निकालने आते हैं, तो 1 + टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 होंगे इसमें, तो 1 + 4 - का 1 इंटू अल्फा कितना है 100%, तो 100/100, तो कितना आ गया 4। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही किसकी वैल्यू होगी वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू। तो सबसे ज्यादा I किसके है, ये मोलरिटी तो क्या है सेम है, और जिसका I ज्यादा होगा, जिसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर I ज्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर I किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा Na3PO4 का, उसके बाद में Na2SO4 का, और सबसे कम क्या है NaCl का। तो देखो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हाँ बच्चों,
Question number 5. The vapor pressure of a solvent decreased by 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. देखो प्योर solvent है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि आप solvent के अंदर क्या करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो, उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. और एक दूसरा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, यानी XA आपके पास कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा. ठीक है. द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2. व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ Hg. तो देखो इसके अंदर P नॉट माइनस का PS अपॉन P नॉट, रिलेटिव रोलिंग प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P नॉट माइनस का PS प्रोपोर्शनल XA, क्योंकि प्रोपोर्शनल की जगह क्या कर दिया, P नॉट को रिप्लेस करके यहाँ पे प्रोपोर्शनल कर दिया. तो P नॉट माइनस का PS क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस का 10 प्रोपोर्शनल XA, और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 इक्वल टू, प्रोपोर्शन साइन को उठाओगे तो P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2. अगेन आगे क्या किया है, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ Hg. तो इसमें क्या होगा, आपको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, P नॉट माइनस का PS अपॉन P नॉट इक्वल टू XA. अब की बार प्रेशर कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 20 mm ऑफ Hg से. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P नॉट माइनस PS की जगह क्या लिखोगे, P नॉट माइनस का 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट. अब आपको मोल फ्रैक्शन है वो XA डेस है. ठीक है, P नॉट से P नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो ये क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू P नॉट XA डेस. ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इनको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 20. इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगे, P नोट से P नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2, और नीचे क्या है, XA डेस. ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन. इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो XA डेस क्या आएगा, 0.4. 2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4. ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सेकंड सॉल्यूशन. जबकि आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, विलायक की मोल फ्रैक्शन पूछिए. तो विलायक की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वी नो दैट सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन प्लस सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल. अगर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 0.4, तो कितनी हो जाएगी, 0.6. तो सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी. तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है. PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B respectively of an ideal binary solution. If XA represent the mole fraction of component A, the total pressure of the solution. यानी कि कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, A कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट है B. A कंपोनेंट की लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है XA और B कंपोनेंट की लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन XB, और इसका प्रेशर क्या है, PA, और इसका प्रेशर क्या होगा, PB. और जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के. और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट यूज करोगे, वो क्या है, पी नोड ए एक्स ए पी बी इज इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल कुछ ऐसा हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। लेकिन इसकी फॉर्म में देखो आपको आंसर नहीं दे रखा, ऐसा कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। पी टोटल है, जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हो पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। तो आपको एक्स ए की फॉर्म में आपको निकालना है। तो वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप एक्स बी को रिप्लेस कर दो, किससे करोगे, 1 माइनस का एक्स ए से। एक्स ए को आप उधर लेके जाओ तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1 माइनस का एक्स ए। अब इसको आप रिप्लेस कर दो तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी माइनस पी नोड बी एक्स ई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स ए को कॉमन ले लो, पी नोड बी को आगे लेके आ जाओ तो पी नोड बी प्लस पी नोड ए माइनस पी नोड बी एक्स ई। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पी बी प्लस पी नोड ए माइनस का पी नोड बी, पी बी प्लस पी नोड ए माइनस पी नोड बी, इन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर। देखो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वांट ऑफ फैक्टर आई इनटू मोलरिटी या मोलरिटी कंसंट्रेशन पे। तो देखो मोलरिटी सबकी सेम है, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी दे नहीं रखी है। और वांट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना, तो यूरिया के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होता है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो आयोनाइज नहीं होता है। ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जिसका आई ज्यादा होगा, एम क्या है यहाँ पे सेम है, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, आई किसका ज्यादा है, इसका आई कितना होगा। अभी आपको बताया था मैंने कि अगर आपको अल्फा नहीं दे रखा है तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन के। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 होंगे। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए आई बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ आयंस कितने, ये आयोनाइज होगा Ba प्लस 2 Cl-1। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, n इज इक्वल टू 3। तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंसंट्रेशन सेम है, आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 0.125 द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की आपको क्या पूछिए, मोलरिटी। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिक्स कर देते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसको तो बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस का PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, XA। XA क्या है यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 0.0125। तो ये हो जाएगा 0.0125 इज इक्वल टू XA। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
अब आपको मोलिलिटी पूछिए तो आपको पता है एक रिलेशन होता है मोल कॉन्सेप्ट ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोलिलिटी के अंदर, तो उससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मोलिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मोलिलिटी इक्वल टू क्या होगा, 1000 XA अपॉन 1 माइनस का XA इंटू MB। MB यहां पे क्या है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। MB क्या होगा यहाँ पे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो आपके पास मोल फ्रैक्शन है 0.0125, तो मोलिलिटी आप निकाल सकते हो, मोलिलिटी इक्वल टू 0.0125 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.0125 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या लोगे आप, वाटर, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 18 पुट करोगे। तो मोलिलिटीज को आप सोल्व करोगे तो इसकी मोलिलिटी आ जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.60। जब इसको सोल्व करोगे आप तो मोलिलिटी क्या आ जाएगी, 0.60। तो इसको सोल्व करोगे तो मोलिलिटी 0.60 की जगह 0.70 आएगा, थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोलिकुलर मास है 60 ग्राम पर मोल that must be added to 180 ग्राम of water so that the vapor pressure of pure water is lowered by 10%। यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, 10% से डिक्रीज हो जाता है। तो वही रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP P नॉट माइनस का PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XA, और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन को आप क्या लिखोगे, Na अपॉन Na प्लस NB। Na यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, NB यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। तो NB है वो बहुत ज़्यादा है किससे, Na से। तो मैं इसको आप सिंप्लीफाई करूँ, ये कितना दे रखा आपको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा आपको 10% से डिक्रीज है, तो 10/100% को आप एक साथ पुट कर दो। Na को आप क्या लिख सकते हो, WA/MA, और इनकी जगह आप क्या लिखोगे, NB की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किससे, Na से। तो NB क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो NB को आप क्या लिखोगे, WB/MB कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो MB क्या हो जाएगा, ऊपर। तो WA आपसे पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जबकि सोल्यूट का आपको मोलिकुलर मास आपको दे रखा है 60, तो WA आपको कैलकुलेट करना, WA अपॉन कितना हो जाएगा 60। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 180 ग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 180 इंटू, हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर 10% से क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो 10/100। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली बराबर होगा, और XA को आप क्या लिख सकते हो, Na/Na प्लस NB। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा होंगे किससे, सोल्यूट से। तो आप नीचे क्या पुट करोगे, इन दोनों की जगह Na प्लस NB की जगह आप NB पुट करोगे। अब मैंने देखो इसको वेट की फॉर्म में लिख लिया, मोल ऑफ सोल्यूट का क्या लिख लिया, WA/MA, और NB को क्या लिख लिया, WB/MB। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 18 से 18 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो WA कितना हो जाएगा, ये जो 10 है वो 6 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज 520 mm of Hg and that of pure liquid B is 100 mm of Hg।
इफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी बॉयल एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। देखो 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। तो आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, एक की अमाउंट पूछी है, किसकी फॉर्म में, मोल परसेंटेज की फॉर्म में, यानी आपको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए। तो देखो अभी अपन ने इसको डिस्कस किया था, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब एक्स ए की फॉर्म में आपको इसको लिखना है, तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी को अभी लिखाया था मैंने, बताया था आपको 1 माइनस किसके इक्वल होता है, एक्स ए के। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए पुट कर दिया, तो P टोटल कितना हो जाएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस का P नॉट बी एक्स ए। तो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P नॉट बी प्लस P नॉट ए माइनस का P नॉट बी एक्स ए। यानी आपको सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन आपको निकालने, P टोटल कितना दे रखा है, तो P टोटल दे रखा है 1 atm यानी कि 760 mm ऑफ Hg। ये आपको टोटल प्रेशर दे रखा है। और क्वेश्चन में P नॉट ए देख लेते हैं, प्योर लिक्विड फेज के अंदर क्या होगा, P नॉट ए 520 mm ऑफ Hg, P नॉट बी क्या हो जाएगा 100,000 mm ऑफ Hg। तो अब आपको क्या करना है, एक्स ए निकालना है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। P टोटल कितना है 760, P नॉट कितना हो जाएगा 1000 प्लस P नॉट ए कितना है 520 माइनस का P नॉट बी कितना है 1000 इंटू एक्स ए। तो देखो इसको इसमें से माइनस करोगे आप, 760 में से माइनस करोगे 1000 को, तो ये कितना आएगा माइनस का 240 इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 480 एक्स ए। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 240 का 480 में कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5। अगर परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 50%। यानी कि ए जो कंपोनेंट है वो कितना परसेंट है, 50% प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Two liquid X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550 mm of Hg। यानी दो लिक्विड X और Y है जिनका टोटल प्रेशर आपको कितना दे रखा है 550 mm ऑफ Hg। और मोल कितने दे रखे हैं, देखो X A की मोल दे रखे हैं, NX कितना दे रखा है 1 मोल, और Y जो कंपोनेंट है उसके मोल कितने दे रखे हैं 3 मोल दे रखे हैं। ओके, एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में लिख लेता हूं, इफ 1 मोल ऑफ Y इज फर्दर एडेड टू द सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mm ऑफ mg। यानी कि अगर आप 1 मोल किसका मिलाओ, Y का मिलाओ, तो जो टोटल प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो P टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 mm ऑफ Hg। X के मोल कितने हैं, X के मोल तो उतने ही है 1 मोल, और Y के मोल कितने हो गए 4 मोल। ये दो कंडीशन बन गई, एक कंडीशन फर्स्ट है और एक कंडीशन सेकंड है। अब आपको P नोड A और P नोड B कैलकुलेट करना है, यानी प्योर फेज की फॉर्म में कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट P टोटल इज इक्वल टू P नोड A एक्स A प्लस P नोड B एक्स B। इसमें पुट कर दो आप, तो इक्वेशन क्या बनेगी 550
टोटल प्रेशर, पी नोड ए जो आपको कैलकुलेट करना है, एक्स ए यहाँ पे क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एक्स ए की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो 1 ए की मोल कितना है 1, और टोटल एन ए प्लस एन बी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो पी नोट ए इंटू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस पी नोट बी, एक्स बी कितना हो जाएगा, तो एक्स बी निकाल लो आप, बी के मोल कितने 3 और टोटल मोल कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 3/4। एक इक्वेशन क्या होगी, ये बन गई। अब देखो सेकंड में क्या किया है, क्वेश्चन में दे रखा था कि 10 mm ऑफ एच से प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 560। जब y का आप एक मोल ऐड करोगे तो y के पहले कितने मोल थे 3, मोल कितने हो गए 4, तो वेपर प्रेशर है वो 10 mm ऑफ एच से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक इक्वेशन और बनेगी 560, ये टोटल प्रेशर पुट करेंगे, पी नोड ए की जगह पी नोड ए पुट कर दिया, इनटू एक्स ए क्या होगा, अब देखो एक्स ए क्या होगा 1 अपॉन सीधा 5, अब तो कैलकुलेट करना आ गया होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी क्या होगा 4/5। तो देखो बच्चों दो इक्वेशन बन जाएंगी, और फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 0 इक्वल टू पी नोड ए प्लस 3 पी नोड बी, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तकरीबन कितना हो जाएगा 2800 इक्वल टू पी नोड ए प्लस 4 पी नोड बी। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो आप, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, क्या आएगा, यहाँ लगभग कितना बचेगा 600, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी नोड बी कितना हो जाएगा 600, और 600 तो आप पी नोड ए निकाल लो, तो 2220 इक्वल टू पी नोड ए अपने को कैलकुलेट करना है प्लस 3 इंटू 600, तो 3 इंटू 600 कितना हो गया 1800, तो पी नोड ए कितना हो जाएगा 2200 में से आप 1800 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 400। ये आपके पास क्या आ जाएगा पी नोड ए, और ये क्या हो जाएगा पी नोड बी। अब देखो पी नोड ए तो कितना है आपके पास 400 और पी नोड बी कितना है 600, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal solution was obtained by mixing methanol and ethanol if the partial vapor pressure of methanol and ethanol are 2.619 kilopascal and 4.556 kilopascal respectively, the composition of vapor in term of mole fraction, यानी कि वेपर फेज में आपको क्या निकालनी है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो देखो लिक्विड फेज में तो क्या लगता है राउल्ट्स लॉ, और वेपर फेज में क्या लगेगा डाल्टन्स लॉ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे वैल्यू पुट कर लो, पी टोटल कितना हो जाएगा, ये तो किसका प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर है मेथेनॉल का, और ये किसका हो जाएगा एथेनॉल का। तो इन दोनों को आप क्या करोगे पी ए प्लस पी बी ऐड कर दो, तो क्या होगा 2.619 प्लस 4.556, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना हो गया 15, 1 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
फिर कितना हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू आ गई 7.175 किलो पास्कल। ये क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, वेपर फेज के अंदर इन कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होगा, पी इज इक्वल टू वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, और ये क्या है पी टोटल, टोटल प्रेशर। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए क्या है ए कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी टोटल। तो पी ए कितना दे रखा आपको 2.619 अपन पी टोटल आपने कैलकुलेट कर लिया 7.175। तो यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, लगभग वाई ए की। ए है कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। ऐसे आप क्या निकालोगे, वाई बी यानी बी कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो यहां पे क्या आ जाएगा पी बी, टोटल प्रेशर हमेशा क्या रहेगा पी टोटल। तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल। तो ये कितना हो जाएगा पी बी देर का आपको 4.556, तो 4.556 अपॉन पी टोटल कितना हो जाएगा 7.175। इनको आप क्या कर लो, इनको सोल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू 0.365 की अप्रोक्सीमेटली आएगी। और बाकी क्या आ जाएगी वाई बी की, क्योंकि वी नो दैट क्या है वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपको अगर वाई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है आपने, तो वाई बी की भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 माइनस का वाई ए, और वाई ए क्या आ जाएगा 1 माइनस का 0.365, तो ये 0.6 के लमसम आएगा। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो 0.365 आ रही है आपके पास किसकी, मेथनॉल की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, और एथेनॉल की कितनी हो जाएगी 0.635। अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो ये आपके कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इफ टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव पी नोड ए इक्वल टू दे रखा आपको 1:2, पी नोड ए और पी नोड बी का रेशियो दे रखा है 1:2 एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन देर की देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। यानी कि दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है, का रेशियो दे रखा है एक्स ए और एक्स बी का रेशियो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये दे रखा है 1:2, और इनके वेपर फेज भी पार्शियल प्रेशर का रेशियो दे रखा है 1:2। तो आपको वेपर फेज में एक ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले आप पी टोटल निकालो, क्योंकि आप वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो आपको क्या चाहिए, तो पी टोटल चाहिए। तो वाई ए, ये ए कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नोड ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। ठीक है, तो आपको पी टोटल चाहिए, बाकी सब कुछ तो आपके पास आ जाएगा। तो पी टोटल कैसे निकालोगे आप, तो पी टोटल पी नोड ए कितना दे रखा है 1, और पी नोड बी कितना दे रखा है 2, एक्स ए कितना दे रखा है 1, और एक्स बी कितना दे रखा है 2 दे रखे हैं। तो पी नोड ए कितना है 1 इंटू एक्स ए कितना आएगा 1 प्लस पी नोड बी कितना दे रखा है 2 इंटू एक्स बी भी कितना होगा 2, तो पी टोटल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो वेपर फेज में एक कंपोनेंट की आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो वाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पी नोड ए कितना दे रखा है 1, एक्स ए कितना दे रखा है 1, पी टोटल कितना आएगा 5, यानी आपके पास वैल्यू आ गई 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हो आप 0.2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 5 centimeter cube of acetone is added to 100 centimeter cube of water. The vapor pressure of water over the solution. देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कोई भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर देते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन को सबने पढ़ लिया होगा। तो देखो सबसे पहले डेल्टा एस मिक्स। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की टर्म में, उसे आप क्या कहोगे, राउल्ट्स लॉ, जो शून्य के इक्वल नहीं होगा, यानी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन से चेक करते हैं, डेल्टा एस मिक्सचर। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। डेल्टा वी मिक्स। तो देखो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट के सॉल्यूशन के इक्वल होता है, कंपोनेंट के वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आइडियल केस में क्या होता है, इक्वल होता है। नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। डेल्टा पी, यानी ये भी क्या होगा, डेल्टा पी, पी नोड माइनस का पी एस। पी एस यहाँ पे क्या है, राउल्ट्स का वेपर प्रेशर, ये भी क्या होगा इस केस में, इक्वल होगा। यानी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और राउल्ट्स के द्वारा जो कैलकुलेट वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होगी, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जबकि सोल्यूट में क्या होगा, जैसे ए बी अपने क्या मान लिया, सॉल्यूशन है, सोल्यूट क्या हो जाएगा, ए और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। तो देखो जो एनर्जी इन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगी, अगर वही एनर्जी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में रिलीज हो रही है, अगर दोनों एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जीरो की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, तो इसमें जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्या होगी, ये जीरो से ज्यादा होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज 0 से 1 तक दे रखी है। जीरो के इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल या उससे छोटा का, कोई कंपोनेंट 1 है, तो सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो देखो मैं कोई कंपोनेंट एक्स ए ले लेता हूं, जिसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.4 सपोज करते हैं। तो दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर एक्स ए 0.4 दे रखा है तो एक्स बी कितना होगा, 0.6 होगा। ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 से 1 के बीच में है, तो दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए 5.12% solution of cane sugar is isotonic with 0.9% solution of an unknown solute, the molar mass of solute। यानी कि आपको अननोन सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, और दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर क्या होता है, ICRT। ये तो पाई किसका हो गया, कैन शुगर का, और ये पाई इज इक्वल टू ICRT। ये पाई किसका हो गया, अननोन सॉल्यूशन का।
इट मीन्स आइसोटोनिक के केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। तो पाई कैन शुगर इक्वल टू पाई अननोन सॉल्यूशन, और पाई बराबर क्या होता है, ICRT। तो देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, कैन शुगर का वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा 1, और अननोन सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आप क्या लोगे, 1 लोगे। तो इसकी कंसंट्रेशन में C मान लेता हूं, इसकी कंसंट्रेशन C2 मान लो, इसकी कंसंट्रेशन C1 मान लो, और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, N2 अपॉन V। अब देखो क्वेश्चन की तरफ, 5.12% सॉल्यूशन दे रहे, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप इसको क्या लोगे, W अपॉन V परसेंटेज लोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, 5.12% मीन्स 5.12 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और 0.9% अननोन सॉल्यूशन, तो 0.9%, इसका मतलब क्या है, 0.9 ग्राम कोई अननोन सोल्यूट है, जो किस में प्रेजेंट है, 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो ये चीज सेम होगी, और तो आप ये दोनों वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो N1 इक्वल टू आप क्या कर दोगे, N2, और N1 बराबर क्या लिखोगे आप, W1 अपॉन M1, और इधर W2 अपॉन M2। तो देखो W1 कितना दे रखा है आपको, 5.12%। तो इसको आप क्या करो, एक बार मिटा दो, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो ये है 5.12, M1 कितना होगा, कैन शुगर का मोलिकुलर वेट C12 है, H22 और 11, और इसका मोलिकुलर वेट सबको याद होगा कितना होगा, 342, निकालना भी आता होगा, काफी पॉपुलर है। तो 5.12 अपॉन 342 इक्वल टू W2। तो W2 आपको कितना दे रखा है, 0.9%, तो अभी लिखा था आपने 0.9 अपॉन M2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो M2 इक्वल टू क्या आएगा, 342 इंटू 0.9 अपॉन 5। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग कैलकुलेट कर लेना जो भी इसका आंसर आएगा। तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको जब लगभग कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, अज्यूम दैट NaCl टू बी 100% डिसोसिएट। NaCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो ऑलरेडी क्या होता है, 100% डिसोसिएट होता है, जो आपको याद होना चाहिए। और इसमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है, 1.86। तो आपको क्या पूछा है, इसमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी आपको कितनी दे रखी है, 1 मोलर, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86। वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर 100% डिसोसिएट है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू के बराबर। N क्या है, नंबर ऑफ टोटल आयन। तो NaCl को आप डिसोसिएट करोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होंगे, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, 2। तो I की वैल्यू भी 2। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.86 इंटू 1। इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा TF बराबर क्या होता है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इक्वल टू होगा T0 F
माइनस का TF, और T नॉट है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का TF, और डेल्टा TF की वैल्यू जो ये दे रखी है वो यहाँ पे आप पुट करोगे तो TF इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड, ये आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिडिक एसिड और सुक्रोज। कंसंट्रेशन सबकी सेम दे रखी है। आपसे पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT। टेम्परेचर और आर से कोई मतलब नहीं है, जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है सेम दे रखी है, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, वन टू फैक्टर आई के प्रोपोर्शनल होगा। आई की वैल्यू जो ज्यादा होगी उसके लिए पाई भी ज्यादा होगा। तो आई की वैल्यू 100% मान लेते हैं डिसोसिएशन, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी बताया था आई इक्वल टू एन। देखो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 3, सबको निकालने आते हैं। BaCl2 को आप डिसोसिएट करोगे तो Ba + 2 Cl -n, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 3, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 2, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, ये क्या है देखो इसमें डिफरेंस है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होता है 100% होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा अल्फा 100% से कम होता है। तो इसके लिए अल्फा अगर 100% है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इसके लिए अल्फा क्या होगा 100% से कम होगा, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हो आप अल्फा की। और सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और इसकी वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, तो ये मैं मान लेता हूं 1.5। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसका ज्यादा होगा, जिसका आई ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा। तो देखो इसका आई 3 है, इसका आई 2 है, इसका आई क्या है 1 और 2 के बीच में है, सुक्रोज का आई 1 है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यही ऑर्डर होगा 3, 2, 1.5 और 1, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखो आप, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल टू MRT वेयर M इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एकदम सही स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखो राउल्स लॉ ने क्या कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा PS, और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगा सही होगा। तो देखो 3 स्टेटमेंट आपने चेक कर लिए, तो चौथा ऑप्शन तो एग्जैक्टली सही होगा ही होगा, मतलब 3 सही है तो फोर्थ गलत होगा ही होगा, सॉरी। चलो देख लेते हैं। 2 सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो ये लाइन यहाँ पे देखो इन डिफरेंट सॉल्वेंट, तो देखो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है I इंटू KF इंटू मोलरिटी। दो सॉल्यूशन का अगर मोलरिटी सेम है कोई दिक्कत नहीं, दो सुक्रोज के सॉल्यूशन है तो वन टू फैक्टर I भी क्या होगा सेम होगा, लेकिन अलग अलग सॉल्वेंट ले रखे हैं डिफरेंट सॉल्वेंट, तो उनके लिए KF क्या होगा सेम है नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो डेल्टा TF भी सेम नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हिमांक में अवनमन समान नहीं हो सकता, सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए KF क्या है अलग लगाएगा, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू क्या होगी अलग अलग। तो फोर्थ ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू क्या है असत्य खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वन टॉप फैक्टर I यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास। अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अभी वन टॉप फैक्टर I निकाला था, I इक्वल टू क्या होगा 1 +
n-1 अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ भी नहीं दे रखा है तो 100%, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होगा? 100% होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 100%। और जब अल्फा 100% है तो मैंने बताया था I इक्वल टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं I इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस n, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ आयंस। तो Na2SO4 में कितने आयन होंगे? ये डिसोसिएट होगा 2Na प्लस SO4 -2। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3 - 1 इंटू अल्फा कितना है? 100/100। तो मोमेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, अल्फा इसमें अल्फा की फॉर्म में दे रखा है अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा की फॉर्म में दे रखा है तो अल्फा ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? अल्फा पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे बच्चों पर एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करते जा रहे हैं? क्लियर करते जा रहे हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट इसमें सॉल्यूशन और गैस स्टेट का दे रखे हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर उसको खुद से करें, नहीं है तो आप सॉल्यूशन देखें। अमोनिया अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है। वेयर स्टैंड्स फॉर अमोनिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ ammonium chloride dissolved in 1 kilogram of liquid ammonia. The boiling point at 760 torr is observed as minus का 32.7 degree Celsius normal boiling point of ammonia. What conclusion is reached about the nature of solution? तो देखो, आपको अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के अंदर क्या गया है? डिजोल्व किया गया है। तो आसानी से अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, और क्या होगा? आयंस देगा। तो ये अमोनिया क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, वो लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होके क्या देगा? NH4 प्लस Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखो। अमोनियम क्लोराइड इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन अमोनिया, यानी अमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड अमोनिया में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और कौन सा आयन देता है? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। सेकंड क्या है? अमोनियम क्लोराइड इज पार्शियली डिसोसिएट इन अमोनिया। बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड, अमोनियम क्लोराइड इज नॉट डिसोसिएशन इन NH3, ये भी गलत है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट रेज, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द चेंज ऑफ एनर्जी ऑन फ्रीजिंग 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, 0.01 मोलल सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन वाटर हैड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यानी आपको क्या दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन दे रखा है 0.0054। तो डेल्टा TF दे रखा है 0.0054। पहले तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन आप पुट कर लो। कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको PT, अमोनिया यहाँ पे लिगेंड है, अमोनिया और क्लोरीन, NH3 ठीक है। अब आपको पूछा है कि कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला आप किससे निकालोगे? नंबर ऑफ आयन से। तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ फैक्टर I निकालो, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा TF आपको दे रखा है कितना है? 0.0054, तो ये 0.0054 मोमेंट ऑफ फैक्टर I। तो I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, जो I किसके बराबर होगा? N के बराबर, और N ही आपको क्वेश्चन पूछा है। और KF कितना है? 1.80, और मोलैलिटी कितनी दे रही है आपको? 0.001। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो I की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 3 के अकॉर्डिंग आएगी। तो I बराबर 3 है, इट मीन्स N बराबर भी क्या होगा? 3। अब देखो लो कौन से ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस 3 आपको मिल रहे हैं। तो देखो
इस ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब पहला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड में देखो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, इसको आप क्या करो, आयनाइज करो। तो इसको आयनाइज करोगे तो Pt अमोनिया फॉर Cl2, यहां पे चार्ज क्या आएगा? +2 Cl -n। तो देखो क्लोराइड के 2 आयन है और एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 3। तो देखो नंबर ऑफ आयंस 3, आपकी जब क्वेश्चन सोल्व किया उसमें भी नंबर ऑफ आयंस 3 है और इस कॉम्प्लेक्स में भी नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3। तो सेकंड ऑप्शन गलत। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 3 तो क्लोराइड का आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 4, जबकि अपने को तो 3 चाहिए। थर्ड भी गलत। और इसमें क्या होगा? n = 0। तो फोर्थ भी क्या हो गया? गलत। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 85 डिग्री सेल्सियस, बॉयल एट 108.5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन दिस मिक्सचर इज डिस्टिल इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन। अब देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। व्हाट इज द मीन अबाउट द एजियोट्रोपिक मिक्सचर? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका फिक्स या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है? इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर को, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी नहीं कर सकते। जबकि अब इसमें अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन देखो, नाइदर HCl नोर H2 इन देयर प्योर स्टेट। शुद्ध अवस्था में न तो HCl और न H2O। आप क्या कर सकते हो? इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10 की पावर 5. The mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of N2 from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. हिंदी में पढ़ो आप एक बार। N2 गैस की जल में घुलनशीलता के लिए हेनरी नियम स्थिरांक का मान 298 केल्विन पर 1.0 तथा वायु में N2 का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आपको प्रेशर दे रखा है, तो हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? KH इंटू एक्स गैस। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन solubility फॉर्म। ओके, तो देखो गैस की मोल फ्रैक्शन आपको कितनी दे रखी है? 0.8 दे रखी है, और गैस का प्रेशर कितना दे रखा है? 1 × 10 की पावर 5। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? यहां से आप हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। इधर का 1.0 × 10 की पावर 5 इक्वल टू KH इंटू गैस की मोल फ्रैक्शन आपको कितनी दे रखी है? 0.8। तो KH इक्वल टू क्या होगा? 1 × 10 की पावर 5 अपॉन 0.8। यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? KH की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपको क्या पूछा है? 10 मोल जल में 298 केल्विन और 5 एटम वायुमंडलीय दाब पर वायु में उपस्थित N2 की मोलू की संख्या आपको निकालनी है। तो आप निकाल लो मोलू की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अगेन P गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर मोलू की संख्या आ जाएगी। तो देखो गैस का प्रेशर आपको कितना दे रखा है? गैस का प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5 atm। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? 5। KH की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 × 10 की पावर 5 अपॉन 0.8 इंटू एक्स गैस। ये गैस की मोल फ्रैक्शन है। तो एक्स गैस कितना आ जाएगा? एक्स गैस आ जाएगा 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 × 10 की पावर -5। मैं सीधा लिख देता हूँ,
ये तो पर मोल है। आपको क्या पूछा है, 10 मोल में पूछा है, तो 1 मोल में N2 के मोल कितने, 4 × 10 की पावर -5, तो 10 मोल में कितने होंगे, 4 × 10 की पावर -5 × 10, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -4। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, 4 × 10 की पावर, इसकी वैल्यू 4 × 10 की पावर -4, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressure of pure liquid M and N are 450 and 750 mm of Hg। तो देखो इस क्वेश्चन को आप यहां तक पढ़ो, दो लिक्विड सॉल्यूशन दे रखे हैं M और N, और इनका आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड का। तो P नोड M लिख देता हूं मैं, कितना होगा 450, और P नोड N कितना होगा 700 mm of Hg at the same temperature. The correct statement is xm क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ m in solution, xn है मोल फ्रैक्शन ऑफ n in solution, ym क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ m in वेपर फेज। तो मैं वेपर फेज में इनकी मोल फ्रैक्शन लिख लेता हूं, तो yn क्या होगा, yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नोड M XM अपॉन P टोटल। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, yn निकाल सकते हो, ये तो आपने m निकाला है, yn क्या हो जाएगा, P नोड N XN अपॉन P टोटल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ym इसके अंदर इसको डिवाइड करो आप, तो देखो क्या आएगा, ym अपॉन yn इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे, p टोटल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर क्या आएगा, P नोड M XM अपॉन नीचे क्या आएगा, P नोड N XN। तो देखो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, P नोड M और P नोड N की वैल्यू दे रखी है, ये पुट कर लो आप। P नोड M कितना दे रखा है 450, और P नोड N कितना दे रखा है 700 इंटू ये XM, और नीचे ये क्या हो जाएगा XN। अब देखो इनमें कंपेयर करो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि 700 अपॉन 450, सॉरी ये वैल्यू ज़्यादा होगी इधर वाली, ये हो जाएगा ym अपॉन yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xm अपॉन xn। तो देखो ये इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तब जाके xm अपॉन xn आएगा। तो xm अपॉन xn क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, ym अपॉन yn से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मेन के अंदर भी आ चुका है लास्ट ईयर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35 mm of Hg, लॉवरिंग वेपर प्रेशर। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस का PS। अगर प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसे आप क्या कहोगे, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P नॉट माइनस का PS इज इक्वल टू, इसके नीचे P नॉट लिख देते हो, ये हो जाएगा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA की। तो ये किसके इक्वल होगा, XA की।
और अपन नॉर्मली क्या लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, तो अक्सर को क्या लिख दोगे आप, Na/NB। तो Na निकाल लो आप, कितना है 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 0.60/60 और नीचे कितना आ जाएगा 360/80। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और पी नोड आपको क्या दे रहेगा, पी नोड है शुद्ध जल का वाष्प दाब, जो कितना होगा 35। तो पी नोड माइनस का PS लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/100 और इसका इसमें कितनी बार जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा पी नोड माइनस का PS अपॉन पी नोड कितना है 35 और ये हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 35 आप ऊपर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग 0.0175 आएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट A and B whose ebullioscopic constant are in the ratio of 1:5, the ratio of elevation in their boiling point। तो आप लिख सकते हो elevation in boiling point क्या होता है, डेल्टा TB A इक्वल टू I, तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो I की वैल्यू क्या होगी 1, तो I को लिखने की जरूरत नहीं है। मोलिलिटी भी सेम होगी क्योंकि सेम सोल्यूट है, सेम क्या है वेट है इनका, और 100 ग्राम क्या दे रखा है इनका मास दे रखा है, और डिफरेंट सोल्वेंट है तो मोलिकुलर वेट तो आप यहाँ काम ही नहीं लेते हो। इसका मतलब मोलिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो डेल्टा TB, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू मोलिलिटी, और डेल्टा TB B का क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू मोलिलिटी। ये KB A का है और ये KB B का है। I दोनों के लिए सेम है, मोलिलिटी भी दोनों की क्या आएगी सेम आएगी क्योंकि वेट भी सेम दे रखा है, नॉन वोलेटाइल है तो उनका मोलिकुलर वेट सेम होगा, और जो सोलवेंट दे रखा है उनका 100 ग्राम दे रखा है तो वो भी सेम है। तो KB A कितना है, इनका रेशियो दे रखा है 1:5। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट A और B का रेशियो क्या होगा 1:5, तो इसको आप 1:5, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर 1.5 बार। तो देखो टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, अंडर वाटर एक बबल है तो उसका टेम्परेचर दे रखा है आपको 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना दे रखा है आपको 1.5 बार। तो टेम्परेचर को आप इसको T1 ले लो, इसको P1 ले लो, दो कंडीशंस आएंगी इसके अंदर। इफ द बबल्स राइज टू द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, अगर वो सरफेस पे आता है, पहले तो क्या है अंदर है, उस केस में ये कंडीशंस है, जब वो चल के सरफेस पे आएगा तब क्या होगा, टेम्परेचर जो दे रखा है वो तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना हो जाएगा 1 बार। तो इस जो बबल्स है उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज होगा जब वो सरफेस पे आ जाता है, तो इसका वॉल्यूम मैं V1 क्या ले लेता हूँ V, और V2 मुझे कैलकुलेट करना है, चेंज का पता लग जाएगा कितने कोफिशिएंट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू NR T1 ए कंडीशन तो ये होगी, सेकंड P2 V2 इक्वल टू NR T2। NR दोनों में क्या है सेम है, तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों से डिवाइड कर दो आप, तो P1 की वैल्यू कितनी है 1.5
वॉल्यूम कितना है V, T1 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस थोड़ी लिखोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो आप। तो 273 में आप 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 288 अपॉन नीचे आप क्या करोगे P2 कितना 1, V2 आपको कैलकुलेट करना है इक्वल टू T2 25 डिग्री सेल्सियस। 273 में आप क्या करो 25 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। इससे V2 आ जाएगा और तो V2 क्या होगा 298 इंटू 1.5V अपॉन 288। इसको जब आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5 से तो ज़्यादा आएगी। तो ऑप्शन आप जब देखोगे तो वॉल्यूम विल बिकम्स स्मॉलर बाय ए फैक्टर ऑफ 0.70, एक से ज़्यादा होगी। पहला ऑप्शन भी गलत है। दूसरे में क्या है 0.2.5 से बता रहा है। थर्ड में क्या है वॉल्यूम विल बिकम्स ग्रेटर बाय ए फैक्टर ऑफ 1.6, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ है वॉल्यूम विल बिकम्स ग्रेटर बाय ए फैक्टर ऑफ 1.1, ये भी क्या होगा गलत होगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हो गया। 29 डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स अमंग द मोलिक्यूल्स बाय द गैस जेड क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है गैसों के अणु में परबल प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ए किसको रिप्रेजेंट करता है ए और बी दोनों क्या है वान डेर वाल कांस्टेंट है। ए और बी दोनों क्या है वान डेर वाल कांस्टेंट है। ए क्या है गैस के अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस गैस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो गैस क्या होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का ए ज्यादा होगा और वो गैस आसानी से एक दूसरे को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन आपको क्या देर का इसमें परबल प्रतिकर्षण बल की एक कंडीशंस है। उस केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस का एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में 0, तो A इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो P ये वैल्यू क्या होगी 0, V माइनस का एन बी इक्वल टू आर टी। एन आर टी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो पी वी माइनस का पी एन बी इक्वल टू एन आर टी। उसको उधर लेके जाओ तो क्या होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी माइनस का माइनस माइनस क्या हो उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा पी एन बी। अब क्या करो आर टी से डिवाइड कर दो। तो आप क्या करो 1 मोल के लिए लो, 1 मोल के लिए लोगे तो ये एन क्या हो जाएगा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो 1 मोल के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। अब आर टी से डिवाइड कर दो तो इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो, इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो और इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो। तो जेड की वैल्यू क्या होती है देखो जेड बराबर क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड बराबर होता है पी वी अपॉन एन आर टी। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। तो यहाँ पी वी अपॉन आर टी की जगह जेड पुट कर दो। आर टी से आर टी क्या हो गया कैंसिल आउट तो जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। बी वान डेर वाल कांस्टेंट है जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। और जिस गैस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके लिए बी की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। तो देखो आप डिपेंड ऑन जेड, जेड पे डिपेंड करेगा एंड इंडिकेटेड बाय जेड बराबर 1। जब जेड बराबर 1 होगा तब गैस किसकी तरह बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी।
सेकंड डिपेंड ऑन जेड एंड इंडिकेटेड बाय जेड ग्रेटर देन 1, तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन गलत हो गया, डिपेंड ऑन जेड इंडिकेटेड बाय जेड की वैल्यू 1 से कम, ये भी क्या हो गया गलत। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ये भी क्या हो गया गलत, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ of a given mass of an ideal gas at constant pressure are shown below। स्थिर दाब पर आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन तापमान ग्राफ नीचे प्रदर्शित किया गया है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, एक लाइन खींच दो आप, ये लाइन खींचती, इस लाइन पे क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और एक लाइन नीचे की तरफ ड्रा कर दो जहां पे क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा टेम्परेचर T1 होगा, सॉरी यहां पे क्या होगा टेम्परेचर T1, सॉरी यहां पे टेम्परेचर T2 और यहां पे टेम्परेचर T3। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा T के, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जिस गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये सबसे पहले काम क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर 3 नीचे की और लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, वहां से आपको टेम्परेचर का आइडिया लग जाएगा कि P1 जो प्रेशर है उस पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या है T3, फिर T2 टेम्परेचर पे प्रेशर P3 ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया P1, फिर P3 और फिर क्या होगा P2। सबसे कम जो प्रेशर होगा वो किसका होगा P2 का, क्योंकि इस प्रेशर पे टेम्परेचर T1 क्या है वो सबसे कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, P1 देन P3 और देन P2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ग्राफ देख लो आप, क्या पहला ग्राफ हो सकता है, नहीं, क्या होगा हाइपरबोला आएगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, पीवी बराबर क्या हो गया, पीवी बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पीवी क्या है कांस्टेंट, इसमें पीवी क्या है कांस्टेंट। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो पी बराबर कांस्टेंट, ये भी पी बराबर कांस्टेंट, तो सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही होंगे। फोर्थ ये तो वैसे ही दिखने में गलत लग रहा है आपको, तो 31 का सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेशर P वर्सेस डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी के बीच में आपको कर्व दे रखा है, आइडियल गैस टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे, ये अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 है। तो आपको पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट T1 और T2, यानी कि T1 और T2 के बीच में आपको क्या रिलेशन निकालना है। तो देखो आइडियल गैस क्या होती है, PV बराबर nRT, इसको आप नीचे लेके जाओ तो P बराबर क्या हो जाएगा N/V/RT। N यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल, P यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, V यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो N को आप क्या लिख सकते हो W/M, तो P बराबर क्या हो जाएगा W/V/M/RT, तो ये क्या हो जाएगी डेंसिटी हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ PM को उधर लेके जाओ तो PM बराबर क्या हो जाएगा DRT। अब जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन पे क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इस पे डेंसिटी D1 है और इस पॉइंट पे डेंसिटी क्या है D2। तो सिंपल सी बात है एक्स एक्सिस पे डेंसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो D2 ज्यादा होगा किससे D1 से। तो देखो गैस है तो उसका मास बराबर होगा, प्रेशर भी क्या होगा इस लाइन पे सेम होगा। इट मींस जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। तो देखो इस गैस की डेंसिटी क्या है ज्यादा, D2 ज्यादा है, तो उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, तो T2 कम होगा और T1 क्या है ज्यादा होगा, तो T1 ग्रेटर देन T2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, देखो 3 वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी तो कई टाइप की होती है, लेकिन मोस्टली कितनी दे रखी है आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में 3 है। द रेशियो अमंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। VMP क्या होगा, √2 RT/m। फिर मीन वेलोसिटी V एवरेज, ये क्या होती है, 8RT/πm। थर्ड है VRMS, ये क्या होगी, √3 RT/m। इनका रेशियो आपसे पूछा है कि इन तीनों गैस का रेशियो क्या होगा, तो उनका रेशियो निकाल लो आप। VMP रेशियो V एवरेज रेशियो VRMS, तो ये क्या होगा, देखो इसमें कॉमन क्या है, RT/m कॉमन है, तो रेशियो क्या होगा, VMP कितना हो गया, √2 रेशियो, ये क्या होगा, √8/π, और VRMS क्या हो गया, √3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू दैट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP और V एवरेज, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इसको ऊपर पुट कर दो, VMP/V एवरेज इज इक्वल टू √2 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, RT से RT/m तो कैंसिल आउट है, नीचे आएगा √8 इंटू √π, और √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो √π/2, तो √π/2 कौन सा ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डेविएशन मोर इन द बिहेवियर ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, ये आइडियल गैस है और ये रियल गैस। देखो आइडियल गैस क्या होती है, इसके लिए 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आइडियल गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स है नहीं होता है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या रखनी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, नो अट्रैक्शन फोर्स, यानी नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। सेकेंड चीज क्या ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल compared to वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है। जबकि इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is not negligible compared to the container। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो आइडियल गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। इट मींस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर रहेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो उस केस में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर कब कब रह सकते हैं, जब आप टेम्परेचर ज्यादा पुट करोगे तभी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोई भी गैस अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो उस केस में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, इसके अपोजिट
सिचुएशन होंगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा जो तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो कोई भी गैस अगर रियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो उस केस में वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, उसको आप अच्छे से पढ़ो। हाँ, तो देखो गैस के व्यवहार में आदर्श गैस समीकरण PV = nRT से अधिक विचलित होती है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें डेविएशन बता। तो डेविएशन किस केस में होगा, जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो और वॉल्यूम बहुत ही कम हो और प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या है, एट हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अगर रियल आइडियल गैस में डेविएशन चाहते हो। एंड लो प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखो, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो देखो टेम्परेचर भी लो है और प्रेशर क्या है, हाई, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक लो, एट हाई टेम्परेचर टेम्परेचर कम, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ, एट लो टेम्परेचर टेम्परेचर लो है लेकिन प्रेशर क्या है, फोर्थ ऑप्शन में लो है, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो देखो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो इसको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, फॉर रियल गैस van der Waals equations is written as P + an² / v² v - nb = nRT। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। ए और बी दो van der Waals कांस्टेंट है जिनके दो सेट दे रखे हैं। पहले सेट में क्या है, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड सेट में क्या है, CH4, O2 एंड H2। द गैस इज गिवन इन सेट फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। जो सेट फर्स्ट है उसको आपको जो van der Waals कांस्टेंट बी है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है, और सेट सेकंड है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, यानी van der Waals कांस्टेंट ए के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि van der Waals कांस्टेंट ए और बी का मीनिंग क्या है। देखो जो van der Waals कांस्टेंट ए है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज जो van der Waals कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस इजीली क्या होगी, लिक्विफाई होगी, इजीली लिक्विफाई होगी, ठीक है। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी, यानी जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिए van der Waals गैस कांस्टेंट ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एट A/27 RB, यानी जिस गैस का ए ज्यादा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो ऑप्शन और बी को अपन अभी देख लेते हैं। बी क्या करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस एरिया, इन दोनों चीजों पे van der Waals कांस्टेंट बी क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑप्शन देखते हैं अपन। देखो सेट जो फर्स्ट है ऑक्सीजन है, CO2 है, H2 है और हीलियम है। तो देखो वैसे तो इनके सबके डाटा होते हैं van der Waals कांस्टेंट ए के और van der Waals कांस्टेंट बी के प्रत्येक गैस के लिए, लेकिन अपन यहाँ पे लगभग बताते हैं। CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस गैस के लिए van der Waals कांस्टेंट ए की वैल्यू बी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन सेट फर्स्ट के लिए आपको बी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है, तो बी का पता होना चाहिए। तो CO2 गैस का जो van der Waals कांस्टेंट बी है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया और साइज सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, तो ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद के अंदर क्या होगा, जो बी है उसका तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया, अब अपने को ए का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है जो सेट सेकंड है। तो देखो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स और क्रिटिकल टेम्परेचर पे। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस के लिए van der Waals कांस्टेंट ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो CH4 है तो CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा।
अगेन बाद में O2 और सबसे कम H2। तो देखो इन सभी गैसों के लिए A और B वान डेर वाल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग इसका अपने को आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, आदर्श गैस से अधिकतम विचलन की किस में संभावना है, यानी कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा डेविएटेड शो करती है। तो डेविएशन किस गैस का ज्यादा होगा, जिसका वान डेर वाल कांस्टेंट ए सबसे ज्यादा होगा। वान डेर वाल कांस्टेंट ए उस गैस का ज्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो किस गैस का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, अमोनिया का। तो अमोनिया गैस सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगी। नेक्स्ट, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर रियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस का B इज इक्वल टू RT। ये एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। हाई प्रेशर पे अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर इज वेरी हाई, देन A अपॉन V square is negligible compared to pressure, यानी प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, P, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या होगी, प्रेशर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगी। तो P अगेन V माइनस B इज इक्वल टू RT, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो PV माइनस का PB इज इक्वल टू RT। PV को उधर लेके जाओगे तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB प्लस RT। अब आपको इसको वान डेर वाल कांस्टेंट को आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बनाना है। तो आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू क्या होता है, PV अपॉन RT। अब RT से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो PV अपॉन RT, इधर भी RT और इधर भी RT को RT से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। और इसको आप क्या लिख सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस PB अपॉन RT। तो यहाँ देखो Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और Z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस PB अपॉन RT। तो हाई प्रेशर पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द गैस विच द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिसके ऊपर आप प्रेशर लगा के गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसे उस गैस का क्या कहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो TC इज इक्वल टू क्या होगा, एट A अपॉन 27 RB। तो जिस गैस का वान डेर वाल कांस्टेंट A ज्यादा होगा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो देखो इन चारों गैसों में से किस गैस का वान डेर वाल कांस्टेंट A ज्यादा होगा, तो CO2 गैस का वान डेर वाल कांस्टेंट A ज्यादा होगा और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, A and B आर वान डेर वाल कांस्टेंट फॉर गैस, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन एथेन बिकॉज। तो देखो इस पॉइंट को आप देखो, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाई देन एथेन। तो जिस गैस का वान डेर वाल कांस्टेंट A ज्यादा होता है उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और उस गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। उस गैस को क्या कर सकते हो, आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। तो क्लोरीन गैस है वो एथेन के कंपेरेटिवली इजीली लिक्विफाई होती है। तो क्लोरीन गैस का जो A है, क्लोरीन गैस का जो A है वो ज्यादा होगा किससे, एथेन से। इट मीन्स क्लोरीन गैस के A का जो वैल्यू है वो एथेन गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जो B वान डेर वाल कांस्टेंट B है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ
मॉलिक्यूल्स। तो देखो एथेन और क्लोरीन में किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, एथेन गैस का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा किससे? क्लोरीन से। तो देखो इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है और क्लोरीन का सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? एथेन के Cl2 से। और ए की वैल्यू Cl2 की ज्यादा होगी एथेन से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 41, ए गैस इज फाउंड to have a formula COX, its vapor density is 70, then value of X। काफी सिंपल क्वेश्चन है। X की वैल्यू आपको निकालनी है कि CO के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो वेपर डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? 70। तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 2 × 70 कितना हो गया? 140 हो गया। अब देखो एक CO मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट कितना होता है? एक CO मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट होता है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो गया? 28। तो देखो X की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जो टोटल मोलिकुलर वेट है 140 अपॉन 28, तो ये लगभग कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया? इसमें नंबर ऑफ CO एटम कितने हैं? 5। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच गैस हैज द लीस्ट सोल्युबिलिटी? कौन सी गैस की सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी? तो देखो ग्राफ किसके बीच में है? पार्शियल प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। 4 गैस हैं A, B, C और D। तो देखो कौन सी गैस सोल्युबिलिटी को सबसे पहले अप्रोच करेगी? तो देखो गैस जो D है वो सोल्युबिलिटी को सबसे पहले अप्रोच करेगी, तो गैस D की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जबकि गैस A है वो सबसे लास्ट में सोल्युबिलिटी को अप्रोच करेगी, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो गैस A की सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अमोनिया एंड ए बोतल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड। द व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म विल बी। यानी कि इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बोतल में अमोनिया है और एक दूसरी बोतल में हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl को एक लंबी नली जिसके दोनों सिरे खुले से जोड़ा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद वलय सर्वप्रथम कहाँ पे प्राप्त होगा? तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो इसकी थोड़ी सी अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √m, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? √m की। तो जिस गैस का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? सबसे कम होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ट्यूब दे रखी है, उसके एक साइड से अमोनिया गैस पास की जाती है और दूसरी साइड से HCl गैस पास की जाती है। तो बताओ बच्चों मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है? तो अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होगा? 17 और HCl का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 36.5 है। तो आपने देखा होगा जिस गैस का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम होगी। तो देखो HCl गैस का अमोनिया गैस का जो मोलिकुलर वेट है वो कम है, तो इस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? ज्यादा होगी। और HCl का मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम होगी। तो अमोनिया गैस ज्यादा तेजी से फ्लो होगी और HCl गैस स्लोली क्या होगी? फ्लो होगी। अब देखो अपन ऑप्शन देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के सेंटर में थोड़ी मिलेंगी, सेंटर में तो तब मिलती जब अमोनिया और इधर कोई दूसरी गैस होती, उनका मोलिकुलर वेट इक्वल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया? रॉन्ग है। नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की जो बोतल है उसके पास क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Van der Waal equation of the state is obeyed by real gas. For n mole of a real gas, the expression will be। देखो बेटा ये क्या है? इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है। Van der Waal गैस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रूव करने के लिए तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। तो Van der Waal गैस इक्वेशन क्या होती है? P + a n² अपॉन v² v - का nb = nRT। देखो आपको पता होना चाहिए कि वान डर वाल गैस इक्वेशन में 2 करेक्शन फैक्टर हुए थे। एक तो प्रेशर
करेक्शन फैक्टर और दूसरा क्या हुआ था, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। जबकि आपको तो सीधी क्या है, ये इक्वेशन याद रखनी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये IIT JEE में आया हुआ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो, फॉर 1 मोल ऑफ ए वंडरवाल गैस व्हेन B इक्वल टू 0, B क्या वंडरवाल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। द PV वर्सेज 1/V प्लॉट इज शोन बिलो। द वैल्यू ऑफ द वंडरवाल कांस्टेंट A, यानी A वंडरवाल कांस्टेंट की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो हिंदी में और पढ़ लो। जब B बराबर 0 है और T बराबर 300 केल्विन है, तब 1 मोल वंडरवाल गैस के लिए PV वर्सेज 1/V के बीच में रेखा चित्र नीचे दिया गया है। वंडरवाल A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था कि वंडरवाल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए क्या होगी, P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस का B, ये 1 मोल के लिए इक्वल टू क्या है, RT। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, यानी कि B की वैल्यू 0 दे रखी है, तो आप भी इसमें B की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो B की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो यहां से सिर्फ आपको V से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। तो V से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV प्लस A/V, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक V बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। PV इक्वल टू, इसको आपको इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ देखो किसके बीच में प्लॉट करवाया आपसे, PV और 1/V के बीच में ग्राफ प्लॉट करवाया है। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, y बराबर mx प्लस c। तो c तो क्या हो गया, इसका इंटरसेप्ट हो गया, और x एक्सिस पे क्या ले रखा है, 1/v ले रखा है। तो इसका स्लोप m किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, और a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो स्लोप कैसे निकालोगे, तो इसका स्लोप यहां से निकाल सकते हो आप। तो इसका स्लोप जो किसके बराबर होगा, a के बराबर, और इसका स्लोप a इक्वल टू क्या होगा, 21.6 माइनस का 20.1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है वैल्यू, 1.5 अपॉन 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5। तो स्लोप a जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आ गया बच्चों। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे, लॉन्चर नंबर 10। थैंक यू सो मच।